सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। मैं इनके आप सभी का स्वागत करता हूं। अध्यापक मुख्य परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया है। अब हम इनके एक एक जो पार्ट हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है कॉमन जो पार्ट है, L1 और L2 दोनों के लिए सेम है। L1 में थोड़ा सा एक जगह थोड़ा कम दे रखा है, बाकी लगभग चीज़ें सेम है। तो यहाँ L2 का जो कॉमन वाला पार्ट है, जहाँ से 80 नंबर का पार्ट यानी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका जो विस्तृत सिलेबस जारी हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी हम छोटी मोटी रणनीति के बारे में बात करेंगे। ये इंट्रेक्स जो आपके निर्देश हैं वो सब लोगों ने पढ़ लिए होंगे, सब लोग जानते भी हैं। 150 प्रश्न आएंगे, 300 अंकों का पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। मोटा मोटी यही है। अब देखो यहाँ पे सीधा ले चलते हैं। सबसे पहले 80 नंबर यानी कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आएंगे। कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। सबसे पहले भूगोल, इतिहास और आपका कल्चर यानी कला संस्कृति, और एक चौथा है आपका राजस्थानी भाषा। इतने ही टॉपिक दे रखे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये बोर्ड कह रहा है। दूसरी बात, समझने वाली बात, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। ये जो एग्ज़ाम है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड करवा रहा है, पहली बार एग्ज़ाम करवा रहा है टीचर का। जरूरी नहीं है कि आपकी एनसीईआरटी किताबों को आधार बनाए, एनसीईआरटी हो चाहे आरबीएससी हो। इसलिए किसी के भ्रम में मत रहो कि यार केवल एनसीईआरटी काम कर जाएंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। किसी भी बुक्स को आधार बना सकता है। वो पहले बोर्ड अलग था तो एनसीईआरटी आरबीएससी वहाँ से क्वेश्चन बना देता था। फिर भी मैं ये कहूँगा एनसीईआरटी आरबीएससी को पढ़नी है, एक गाइड आपको पढ़नी है, और इसके अलावा जो दिशा या मुम्मल की जो एग्ज़ाम रिव्यू आती है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पुराने प्रश्न वो आपको देखने हैं। इतना काम कर लिया ना, कोई माइका लाल नहीं रोकेगा। और ये बात आज बता रहा हूँ और हमेशा के लिए मेरी यही बात रहेगी। ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे जैसे करे। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ये भी कर सकता है कि परीक्षा आपकी अध्यापक की है तो एनसीईआरटी को आधार बना ले। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, समझदार इंसान हो तो समझ लेना इस बात को। बाकी तो अलग अलग बताते रहेंगे इंसान, तो कभी इधर उलझोगे कभी उधर उलझोगे, इतना समय नहीं है। अच्छे से इनके नोट्स बनाओ, प्रिंट निकलवा के सिलेबस का, और ये टारगेट फिक्स कर लो कि इतने दिन में मुझे ये सिलेबस को कवर करना है। रिवीजन के लिए टाइम दोगे ना, उतना नज़दीक पहुंचोगे। सबसे पहले देखो भूगोल वाला पोर्शन क्या दिया इन्होंने। तो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। अब भौगोलिक स्वरूप में वही आपकी स्थिति है, विस्तार है ना, अक्षांश, ये देशांतरी, ये सारी चीज़ें आर के जो आपके किसी ने अगर कोर्स नहीं ले रखा है, ईमानदारी से, जो मैं एक स्टूडेंट की भावना से देख रहा हूँ, किसी ने कोर्स नहीं ले रखा है, केवल यूट्यूब से क्लासें ले रहा है, तो उत्कर्ष के जो मधुसूदन सर हैं, बहुत अच्छा इन्होंने ज्योग्राफी करवाई है, वो पढ़ लेना, आराम से क्लियर हो जाएगा। बाकी किताबें मैंने बताई हैं। तो इसमें पहला पार्ट आपको लगा के अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं, अच्छे से इसको तैयार करना है। भौगोलिक स्वरूप, एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। जो लास्ट टाइम जो रामबाण का काम करेगी ना, वो मैं आपको लास्ट टाइम करवा दूंगा कि ये चीज़ें तो आप जरूर याद रखिएगा। दूसरा इसमें मानसून तंत्र और एक है जलवायु तंत्र। देखो जलवायु वाला पार्ट अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड कोपेन, तिवार्था और थोरनवेट वहाँ से क्वेश्चन उठाता है, सरल क्वेश्चन उठाता है, और कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बनता भी नहीं है। सबसे आसान पोर्शन है ये जलवायु वाला। एक बार इनके कीवर्ड समझ लो, ASW कहाँ कौन से प्रदेश में है ना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा है ये मानसून तंत्र वाला पार्ट, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ये आपको मिल जाएगा। कोई अच्छा टीचर करवाएगा तो वो आराम से करवा देगा। बाकी लास्ट टाइम मैंने अभी आपको कहा, लास्ट टाइम हम रामबाण का काम तो करेंगे ही करेंगे। तीसरा है इसमें देखो अपवाह तंत्र। अब लेवल फर्स्ट में है तो इसमें 3 ही चीज़ें डाल रखी हैं, झीलें, नदियाँ और बांध। और यहाँ आपके जो नया बिंदु है वो एनीकट, जल संरक्षण की विधियाँ, तकनीकियाँ। अब देखो इनमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये इतना पार्ट लिखा है ना, तो मुश्किल से आपके यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाने। नदियों का प्रश्न 100% आएगा, झीलों का प्रश्न जो है वो 100% आएगा, और जल संरक्षण की विधियाँ कोई खास प्रश्न नहीं बनता है, तकनीकी संबंधी कोई प्रश्न नहीं बनता है। एनीकट, ये देखो मैंने नाम अभी देखा है, इंग्लिश का नाम हो सकता है, इसको हम देखेंगे, देख के बता देंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 40, और पोर्शन कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। अगर बराबर वेटेज भी रहता है तो ये मान के चलो कि अपने 10-10 क्वेश्चन हर पोर्शन में, कितने, 10-10 क्वेश्चन। और जो पहला पार्ट भूगोल वाला देख रहे हैं, टॉपिक देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टॉपिक दे रखे हैं। प्रश्न कितने हैं, बराबर वेटेज के हिसाब से 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन में मोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, स्मार्टली देखें तो इसमें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। 10 क्वेश्चन तो सीधे पढ़े हैं। इसके बाद देखो राजस्थान की वन संपदा,
एक क्वेश्चन लेके जाएगा। वन संपदा जो है अपनी नवीनतम है वो भी आपको देखनी है और वहीं से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद देखो वन्य जीव संरक्षण और अभियान, मुझे लगता है कि इनमें से एक क्वेश्चन बनेगा। अभियान वाला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण है, वो आपको पढ़ना है। मृदाई एवं मृदा संरक्षण, अब देखो भले ही ये चीज़ आगे वाली लिख दी है संरक्षण वाली, लेकिन क्वेश्चन मृदा का ही बनेगा। एल्फीसोल है, एंटीसोल है, एरिडोसोल है, वहाँ से क्वेश्चन बनना है। बाकी बनाने को तो मृदा संरक्षण को लेकर क्या उपाय कर सकते हैं तो वो भी बन सकता है। बाकी हर चीज़ एकदम फिक्स लिख दें तो विद्यार्थियों को एकदम बहुत ज़्यादा समझ आ जाए, है ना, तो ऐसा काम बोर्ड कभी नहीं करता। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो सिलेबस किताब में चीज़ें डाल रखी हैं कि ये चीज़ें इस टॉपिक से रिलेट करती हैं, तो वो चीज़ें डाली जाती हैं। इसके बाद देखो राजस्थान की प्रमुख फसलें, तो इसमें रबी, खरीफ, ये सारी फसलें तो हैं ही हैं। इसके अलावा प्रमुख उत्पादन जैसे जीरा कहाँ होता है, फसल में ही आता है सारी चीज़ें। जैसे आपकी मैं ये कह दूँ कि गुआर जो है वो कहाँ होती है ज़्यादा, कपास जो है वो सर्वाधिक कहाँ होता है, जिसे रीट में क्वेश्चन आया था, तो वैसे हमें इसको तैयार करना है। इसके बाद देखो अगला जनसंख्या घनत्व है, साक्षरता और लिंगानुपात। घनत्व है 200 है राजस्थान का, तो इसमें कोई ज़्यादा विशेष पढ़ने की आवश्यकता नहीं। साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, ये आपको पढ़नी है। लिंगानुपात राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, छोटे बालकों का कितना है, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा जनसंख्या है, ये तो आपको पढ़नी है। मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, इतना टॉपिक तो है ही। इसके बाद देखो अगला है जनजातियाँ, नया टॉपिक है, सेकंड ग्रेड में भी डाला है। और जनजातियाँ आप सब लोग जानते हैं, मीणा है, भील है, ग्रासिया है, कंजर है, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि भील में से क्वेश्चन आ जाना चाहिए, देख लेंगे इसको। इसके बाद देखो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। देखो मेरा तो ये मानना है, अगर जीके वाले पोर्शन में इस खनिज वाले टॉपिक पे आपने कमांड अच्छे से कर ली ना, तो कईयों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो अधिकतर छोड़ देते हैं या पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता। तो इसी टॉपिक को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है, तब ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन देख के जाता है हर बार। इसके बाद देखो राजस्थान की ऊर्जा संसाधन, तो इसमें परंपरागत कौन सा है, गैर परंपरागत कौन सा है, नहीं। इसके बाद देखो राजस्थान के पर्यटन स्थल, इससे देखो राजस्थान का यातायात के साधन, नया बिंदु है, मान के चलते हैं एक क्वेश्चन तो आना ही है। यातायात के साधन, ट्रैफिक रूल वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। मुश्किल से आपका 15 मिनट का टॉपिक हो रहेगा। तो ये आपके राजस्थान के भूगोल के टॉपिक डाल रखे हैं। मोस्टली देखें तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं? 13 टॉपिक। और मैं ये मान के चलता हूँ कि 13 दूनी 26 होती हैं। एक दिन, एक महीने में आप कर सकती हो, नोट्स बन जाए ताकि लास्ट टाइम रिवीजन कर सकें। इसके बाद देखो अगला पोर्शन है आपका इतिहास और कला संस्कृति का। इतिहास और कला संस्कृति, इतिहास में देखो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट, ये 4 तो सेकंड ग्रेड में दे रखे हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। बालाथल है तो इसको भी आप थोड़ा सा देख लेना, कोई विशेष प्रश्न इसमें नहीं बनता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कालीबंगा और बेराट का क्वेश्चन आ जाना चाहिए, अभी बता रहा हूँ क्योंकि सेकंड ग्रेड में मैंने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, पढ़ाया भी है। इसके बाद देखो राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, इसमें आपके प्रमुख राजवंश। अब देखो प्रमुख राजवंश दे रखे हैं तो सारे राजवंश आ गए, प्रमुख राजवंश। लेकिन प्रमुख में भी जैसे जिनका योगदान समाज के लिए रहा है, मानव कल्याण के हित के लिए रहा है, और जिनको हम आज भी मतलब मुख पे रहते हैं वो चीज़ें हमें पढ़नी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि मोस्टली जो सेकेंड ग्रेड के जो सिलेबस है उसमें इतिहास वाला जो पोर्शन दे रखा है ना, वो पढ़ लीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल सटीक सटीक बिंदु है, मुख्य राजवंश है, तो वो आप देख लीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। बाकी राजवंश तो पढ़ाने को तो सारे पढ़ाएंगे, बहुत बड़ा विस्तृत है, नहीं पढ़ना है उतना। इसके बाद देखो उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था क्या रही, उनका जो राजनीतिक व्यवस्था है वो किस प्रकार से थी इतिहास के संदर्भ में, यानी राजवंश से संबंधित, तो ये हमें यहाँ देखनी है। इसके बाद देखो कला संस्कृति मिक्स है, तो स्थापत्य कला में आपके किले से क्वेश्चन, स्मारक है, बावड़ी है, हवेलियाँ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से आपके 1 या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मान के चलता हूँ यहाँ से बन जाएगा। इसके बाद देखो मेले है, त्योहार है, लोक कला है, लोक संगीत है, लोक नाट्य है, लोक नृत्य है। देखो लोक नृत्य का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, मेले का क्वेश्चन हर बार आ रहा है, त्योहार का क्वेश्चन भी आता है। तो बाकी ये 2 बच्चे हैं तो इनको भी देख लेना, आराम से हो जाएगा। ये पार्ट ऐसे डालने हैं जो मतलब हर एग्ज़ाम में आते हैं और कोई मुश्किल नहीं है तैयारी करने वालों के लिए। इसके बाद देखो राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत। इसके बाद धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवता। लोक देवता और संत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी कह रहा हूँ, हर बार क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में मैंने करवा रखा है, फिर भी हम डिटेल से करवा देंगे। ऐतिहासिक स्थल है, इसमें प्रमुख व्यक्तित्व हैं, देखो प्रमुख व्यक्तित्व है। अब जो पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है
मैंने अभी आपको कहा कि क्वेश्चन बनेगा जो मानव हित के लिए है, समाज हित के लिए है, विशेष योगदान रहता है, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ऐसे तो हर एक के प्रमुख व्यक्तित्व है ना, तो सबका नहीं पढ़ना है। प्रमुख लिख दिया तो जो इंपॉर्टेंट है मैं करवाऊंगा ये टॉपिक बहुत अच्छे से। इसके अलावा देखो राजस्थान के वस्त्र, वस्त्र से इतना प्रश्न नहीं बनता जितना आभूषण से बनता है। आभूषण इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लेके जाएगा। चित्रकला है, क्वेश्चन आता ही है, इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। इसके बाद देखो 1857 की क्रांति, और इसमें राजस्थान का जो योगदान है, यानी 1857 की क्रांति पढ़नी है, मुख्य बात ये है। इसके बाद देखो राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन, किसान आंदोलन में बिजोलिया किसान आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेंगू भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो और जो आपके आंदोलन है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी वो पढ़ने हैं। मैंने पीडीएफ तैयार कर रखी है आंदोलन की, करवा दूंगा कभी मौका मिलेगा। प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण, देखो राजस्थान का एकीकरण स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ रहा है, अभी आप लेटेस्ट देखना। फैक्चुअल क्वेश्चन तो देखो एक बार पढ़ते ही याद हो जाएंगे, कौन सी रियासत कब मिली, क्या इसका डेट है वगैरह वगैरह, सब लोगों को याद है। अच्छा क्वेश्चन आ रहा है तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। प्रजामंडल की बात करें तो इसमें पढ़ लेना इसको अच्छे से, बाकी क्वेश्चन तो वही आना है कि इसमें से कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, कहाँ से हुई, किसने की, ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद देखो राजस्थानी जो भाषा है उसमें आपके ये बिंदु डाल के, ये राजस्थानी भाषा का आपकी जो एक किताब बताऊंगा उसमें दे रखा है, बाकी हर किताब में मिल जाएगा। जो आपकी हिंदवाल पब्लिकेशन की आती है OCR सिंह के, उसमें अच्छे से ये टॉपिक दे रखा है, मैंने देखा है, तो उसमें से आप पढ़ लेना। बाकी NCERT में दे रखा है तो उसको पढ़ लेना। तो इसमें राजस्थानी भाषा में ये मोटे मोटे बिंदु हैं, जैसे क्षेत्रीय बोलियाँ, देखो बोलियाँ का क्वेश्चन बनता है, मेवाड़ी है, आपकी निमाड़ी है, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। सांस्कृतिक आपकी राजस्थानी कृतियाँ हैं, राजस्थानी साहित्यकार हैं, संत साहित्य हैं, लोक साहित्य हैं, तो ये चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। तो ये अपना पार्ट 1 था, पार्ट 1। तो लगे हाथ देखो, हम इसका दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं, बाद में सब्जेक्ट वाला पोर्शन रहेगा तो उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे। देखो इसमें क्या है, दूसरा जो पार्ट है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं आपके, 25 हैं, 25 क्वेश्चन। और पोर्शन आप देखो, एक तो देखो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, एक आपका शैक्षिक परिदृश्य, एक आपका RT और एक आपका सामयिक विषय यानी करंट वाला, यानी 4 पोर्शन। और मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन कितने हैं, 25 है। बराबर वेटेज के हिसाब से भी क्वेश्चन पेपर बनता है, तो ये मान के चलो 6 से 7 क्वेश्चन, 6 चौक 24 होते हैं, किसी में 7 किसी में 6, यानी हर पोर्शन में आपके 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान है तो इसमें से 6 क्वेश्चन तो मान के चलो। अब मोटा मोटी देखें तो राजस्थान के प्रतीक हैं, प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनाने को बना सकता है। फ्लैगशिप योजनाएं, ये तो इम्पोर्टेंट है, मस्ट इम्पोर्टेंट है, मस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं करवाऊंगा, ये करंट में भी आ जाएगा। इसके अलावा देखो राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं, मस्ट इम्पोर्टेंट है, किताब में डाल रखा है NCERT में। प्रमुख कोई धार्मिक स्थल है तो वहाँ पे क्वेश्चन बनता है। प्रमुख खिलाड़ी, तो खिलाड़ियों से संबंधित ये करंट को लेकर भी बन सकता है। इसके अलावा देखो कोई प्रसिद्ध नगर है तो इसमें संबंधित प्रमुख उद्योग, ये वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ऊपर पढ़ गए हैं वही चीज़ें इसमें रहेंगी। इसके अलावा देखो राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था और एक आपका जन कल्याणकारी योजना है। देखो ये पार्ट जो है ना, ये नीचे वाला, ये आराम से हो जाएगा क्योंकि ऊपर आप पढ़ेंगे ना फ्लैगशिप योजना है, वही चीज़ें इसमें। इसके अलावा ये देखो राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, तो इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपका संविधान है, जो आपका क्या कहते हैं उसको, राजस्थान का जो पॉलिटी है, पॉलिटी है, वो आपको पढ़नी है। तो देखो मैंने अभी आपको कहा क्वेश्चन की संख्या 6 है, इतने तो ये टॉपिक दे रखे हैं, तो मोस्टली तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बाकी आपको पॉलिटी भी यहाँ पढ़नी है। बच्चा कुछ क्वेश्चन है वो यहाँ से आ सकता है, और इसमें भी आपके राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था दे रखा है। इसके बाद देखो आपका शैक्षिक परिदृश्य, स्कूल मैनेजमेंट वाला पोर्शन, मुझे ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट ग्रेड वाला जैसा आएगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डाल दिया कि शिक्षण अधिगम में जो नवाचार हैं वो आपको पढ़ने हैं। नवाचार कौन कौन से हैं, जैसे स्माइल वाला चल रहा है, तो ऐसे नवाचार इन्होंने अलग से मेंशन नहीं कर रखे, तो इनको हम देखेंगे, मोटे मोटे हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखो राज्य में केंद्र और राजस्थान सरकार की जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं, पुरस्कार वगैरह हैं, तो ये इसी से संबंधित है, कोई विशेष अलग से नहीं है। जैसे पुरस्कार की बात आती है तो जैसे मीरा एकलव्य पुरस्कार, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं है ना, जो विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट हो। इसमें आपको केंद्र और राज्य, राजस्थान सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो आपकी सेंट्रल है, दोनों से ही विद्यालय प्रबंधन और उनसे संबंधित जो समितियां बनी हैं,
तो वो हमें पढ़नी है इसमें। और एक ये बिंदु जो नई शिक्षा नीति है 2020 वाली, तीसरी जो नई शिक्षा नीति है वो हमें अच्छे से तैयार करनी है। पहली 68 वाली थी, दूसरी 86 आई थी और तीसरी है 2020 वाली, तीसरी पढ़नी है आपको। आरटी देखो, आरटी वाला जो आपने रीट में पढ़ा सेम वही है, और इसमें एक चीज़ जोड़ी है। जोड़ी क्या है? जैसे राजस्थान की वैकेंसी है, राजस्थान के हम संदर्भ में पढ़ेंगे, तो राजस्थान वाली जो आरटी एक्ट है 2011 जो नियमावली बनाई थी, धारा 38 में उल्लेख किया गया है राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है, अपने राज्य के अंदर इसे लागू कर सकता है, तो नियम बना सकते हैं। तो वो राजस्थान की जो आरटी है उसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसमें क्या बात कही गई है, और अभी ये कि संशोधन भी है लेटेस्ट, वो भी हमें ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन राजस्थान वाली आरटी के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं, वो हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, इससे संबंधित हम इसको करवा देंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखो आपका सामयिक विषय दे रखा है, जुलाई से लग जाओ, मैं ऐसे कह रहा हूँ, जुलाई से 6 महीने का करंट आराम से तैयार हो जाएगा, वही पढ़ना है। इसमें आपके समसामयिक घटनाएं हैं, कोई योजनाएं हैं, योजनाएं तो आप फ्लेक्सी पढ़ोगे ना, वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। और इसके अलावा अन्य कोई सामयिक विषय है, कोई युद्धाभ्यास है, खेल के अभी जो आपका कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है उसमें राजस्थान की क्या भूमिका रही, राजस्थान के किन्होंने स्वर्ण पदक जीते, तो वो चीज़ें यहाँ पूछी जाएंगी। तो ये आपके मैंने दोनों पोर्शन आपको करवा दिए हैं। अब आपका सब्जेक्ट का रहा है, यानी पहले पोर्शन में 40 क्वेश्चन, दूसरे पोर्शन में आपके 25 क्वेश्चन, यानी 65 प्रश्नों का जो सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया है। 5 प्रश्न आपके ICT के आएंगे, 10 प्रश्न आपके शिक्षण विधियों के आएंगे, 70 हो गए ना, ये 70 हो गई, ये 10 80 हो गई, और 10 प्रश्न जो है वो मनोविज्ञान के आएंगे। 80 और 10 कितने हो गए? 90। और 60 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के आएंगे। सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसका हम अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आप फॉलो कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।